professional, Prakriti, Vastu, and astrology consultation to individuals, business, and industries. His clients come from a variety of industries in India, USA, and Nepal, including packaging, sweets, snacks, and automobile dealership. Prakhar loves to travel and helps his client grow in life. So two main purpose that he has in life is to solve others' problems and help them grow. There's no third world for him. And today we bring to you a world known yet unknown to all of us. So my first question to Acharya Prakhar Dixit would be, what is fortune? लोग फिर एफर्ट की ज़रूरत ही क्या है? अगर फॉर्चून ही जिंदगी में लोगों को आगे ले जाता है, लक ही सब कुछ है, तो फिर एफर्ट डाल के फायदा क्या है? What is fortune? What is luck? What is the connection between luck and fortune? I mean, luck and hard work. हाय हेलो. तो अगर मैं इस पे कमेंट करूँ तो जो ये भाग की बात है कि समय से पहले किस्मत से ज़्यादा, ये कुछ लाइनें आपने सुनी होंगी नहीं, जब सबका भाग्य फिक्स्ड है तो वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और ये करती क्या है, क्या पॉइंट है इन विधाओं का. तो अगर मैं बोलूँ तो ये जो भाग का कॉन्सेप्ट है, इट इज़ नॉट वैदिक कॉन्सेप्ट. अपने शास्त्रों में कहीं भाग का वर्णन ही नहीं है. जितनी वैदिक हैं, जितनी भी नहीं, जैसे कृष्ण हुए, जिसने भी मतलब टीचिंग दी हैं, जितनी भी स्क्रिप्चर्स हैं, इट इज ऑल ओरिएंटेड ऑन कर्म योग. अपने शास्त्रों में भाग का वर्णन ही नहीं है और भाग को डिनाई करा जाता है. ठीक है, अपने यहाँ मतलब जो स्टेप्स लिए जाते हैं कि आप करने जाओगे और चीजें होने लगेंगी. ठीक है, द पॉइंट इज दैट. तो जो नहीं लोग बैठ जाते हैं कि नहीं, अगर भाई समय में लिखा होगा, मेरे भाग में लिखा होगा तो मिल जाएगा. दिस इज वन ऑफ द फाइन एक्सक्यूज अपने मन को शांत करके रिलैक्स करने का कि भाई भाग, अरे भाग में होगा तो मिल जाएगा. अपना रजाई ओढ़ी और अपना लेट गए. ठीक है. सो दिस इज नॉट द वे इन वैदिक पर्सपेक्टिव वी सी दिस इज वन ऑफ द एक्सक्यूज. फॉर्च्यून अगर हम लोग बोलते हैं, और जो भाग्यवादी लोग हैं, वी डोंट ऑफर वैदिक कंसल्टेशंस टू देम. अब देखिए, अगर मैं कहूं कि भाग की बात है और आप बीमार हुए, तो क्या आप अस्पताल में जाके ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे कि उसको भाग्य में डाल देंगे? अपनी जितनी भी चीजें हैं वो सब एफर्ट वाली हैं. अपने यहाँ ये कहा जाता है भाग्य चाहे जैसा भी हो बना लेंगे. तो वैदिक पर्सपेक्टिव बिलीव इन क्रिएटिंग आवर ओन फॉर्च्यून. What a beautiful answer. When I do hard work, luck follows. Yes. है ना? Yes, yes. तो हमारे शास्त्रों में भाग्य बोलकर कुछ है नहीं. कॉन्सेप्ट ही नहीं. Something very new and nice. Okay. So what does you say about astrology in modern times? ये astrology आज के दुनिया में है क्या? See, मैं लेटेस्ट में भी देख रहा था, आजकल कुछ एड्स आ रहे हैं नहीं, व्हेन आई विल गेट बैक विद माय एक्स, तो एक एस्ट्रोलॉजर जवाब देता है बाय दिसंबर. सच एड्स आर रनिंग इन सोशल मीडिया कि भाई ये सब एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी का पर्पस ये सब नहीं था कि नहीं व्हेन विल यू गेट बैक विद योर एक्स, और कि नहीं, मतलब ऐसे कोई पॉइंट नहीं था एस्ट्रोलॉजी का. द पॉइंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज लाइक, एस्ट्रोलॉजी जो है स्क्रिप्ट, वो एक ऐसी चीज है जैसे शेक्सपियर ने भी पहले कहा है ना, लाइफ इज अ स्टेज. आप आते हो, एक्ट करते हो, चले जाते हो. तो एस्ट्रोलॉजी स्क्रिप्ट इज द मटेरियल जो नहीं एक एक्टर को दिया जाता है कि भाई तुम्हें हीरो का रोल प्ले करना है, तुम्हारी माँ अर्ली लाइफ में खत्म हो जाएगी, फिर तुम्हारी जो टू बी वाइफ होगी वो विलेन की लड़की होगी, फिर तुमको संघर्ष करके तुमको ये अचीव करना है. एक स्क्रिप्ट है. तो एस्ट्रोलॉजी स्क्रिप्ट बस वो बता देती है एक्टर का कि भाई तुम्हें लाइफ में इस समय रोना है, इस समय तुम्हारा ऐसा एफर्ट है. अब आपने अगर अपने रोल की एक्टिंग अच्छी नहीं करी तो डायरेक्टर तीन चीज कर सकता है आपके साथ. एक, आपका पैसा काट सकता है, ये पैसा नहीं देंगे इस एक्टिंग का. आपको डांट सकता है. तीसरा, आपको रोल से निकाल सकता है. अपना और भगवान का रिलेशन एक्टर और एक डायरेक्टर की तरह ही होता है. एंड एस्ट्रोलॉजी स्क्रिप्ट इज द स्क्रिप्ट जो एक्टर पढ़ता है अपनी एक्ट करने से पहले. तो पर्पस ऑफ एस्ट्रोलॉजी वाज टू जस्ट फॉलो द चार्ट कि मेरी स्क्रिप्ट में लिखा क्या है, व्हाट इज माय रोल, एम आई द विलेन इन दिस लाइफ टाइम. तो मैं क्या सबका बुरा करूं, एंड आप सबका बुरा करेंगे, आप सक्सेसफुल रहेंगे. क्योंकि अपने वैदिक पर्सपेक्टिव इज गोइंग बियॉन्ड सही एंड गलत. सबसे ज्यादा जो परेशानी करने वाला क्वेश्चन है कि एम आई डूइंग इट राइट और एम आई डूइंग इट रॉन्ग. ठीक है. अब जैसे मान के चलिए शेर शिकार करता है. ठीक है. हम सब कुछ लोग वेज होंगे यहाँ पे और
चाहेंगे कि नहीं, मारना बुरी चीज है, लेकिन आप ही लोग ऐसे हैं, मैं भी उसमें इंक्लूड करता हूं, मैं पैसा देके जाऊंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे सामने शेर शिकार कर दे। इज दैट राइट और रॉन्ग? इट्स परफेक्टली राइट फॉर हिम, मे बी नॉट राइट फॉर मी। सही और गलत में लोग एंजाइटी में चले गए, अपना लाइफ का समय ही नहीं पाए कि यार हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, और हमेशा ये बोध आता रहता है कि am I doing it wrong or am I doing it right? आप सही कर रहे हो if you are playing your part, विलेन सही कर रहा है if he is playing his part, हीरो सही कर रहा है if he is playing his part, पेड़ भी सही कर रहा है जो अगर वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है, हर कोई अपना पार्ट प्ले करे। एस्ट्रोलॉजी ये बताती है कि भाई तुम्हारा पार्ट क्या है इस लाइफ में, क्या रोल प्ले करने वाले हो, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी एक चीज और बड़ी ब्यूटीफुल चीज बताती है, वो ये होती है कि हर व्यक्ति अपना रोल प्ले कर रहा है और हम फालतू में इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं। आजकल आप लोगों ने GIF देखा होगा ना, मोबाइल में GIF आता है, लड़की ऐसे वो लगातार ऐसे किस कर रही है, उस GIF का पर्पस है, और आप प्यार में पागल हुए पड़े, तो गलती किसकी? वो तो उसका रोल था, और आप कह रहे हो भैया हमको आई थिंक शी इज फॉलिंग इन लव विद मी, और तुम मूर्ख बन गए, है ना। तो जस्ट नो योर रोल कि करना क्या है ना। यहाँ ये पर्पस नहीं था कि व्हेन विल आई गेट बैक विद माय एक्स, और मतलब ये जो आजकल सोशल मीडिया में पोस्ट आ रहे हैं, इट्स वेरी बट द पर्पस कि फाइंड योर रोल एंड डू योर पार्ट, दैट्स इट। ये क्वेश्चन ना यहाँ बैठे बैठे दिमाग में आ गया। परफेक्ट। ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, हीरो कौन? मतलब हीरो कौन होता है? लोग को ये लगता है कि भाई सोल्यूशन चाहिए, वास्तु के पास जाएं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, टैरो रीडर के पास जाएं, या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएं। हीरो कौन? देखिए, पॉइंट इज किसका क्या बिकता है। मेरी बोली बिकती है, लोग मुझको पैसा देते हैं उनसे अच्छा बोलने का, तो मुझको पता है मेरा क्या बिक रहा है, ठीक है। मेरी बोली बिकती है, जरूरी नहीं कि आपको भी आपकी बोली का पैसा मिले। तो किसी का परचम वास्तु से बिक जाता है, किसी का टैरो से चल जाता है पत्ता, और कोई कुछ पकड़ा दे वो भी उससे भी चल जाता है। तो पॉइंट इज फाइंडिंग आउट कि आपका क्या बिक रहा है, व्हाट वर्क्स फॉर यू। तो अगर मैं वैदिक पर्सपेक्टिव इस पे ले जाऊं, तो वैदिक पर्सपेक्टिव में कहा जाता है दो चीजें हो सकती हैं, या तो कोई चीज अर्थक हो सकती है या निरर्थक हो सकती है, तीसरी नहीं है कोई चीज। तीसरा मूर्खतापन ही हो सकता है, जो तीसरा अगर आप ऐड करना चाहते हो। अर्थक मतलब या किसी चीज का रेलेवेंस है, या कोई चीज इररेलेवेंट है, या कोई चीज मोनेटाइज हो सकती है, दैट मींस दैट इज अर्थक, मोनेटाइज हो सकती है, रेलेवेंट है, एक वो चीज है, और निरर्थक है। कुछ लोग क्या होता है ना, निरर्थक चीज कर रहे होते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं पैसा मिल जाए। सो दैट इज वन ऑफ द फ्लॉ। तो हम लोग को फिगर आउट होना चाहिए कि मेरा अर्थक क्या है, मेरा क्या अर्थ हो सकता है, मेरा रेलेवेंस क्या है। तो मेरे दो शब्द हैं, प्रखर दीक्षित का मुंह बंद नहीं होता अगर प्रॉब्लम एंड ग्रोथ की बात होगी, और प्रखर दीक्षित इस दोनों के अलावा अगर कोई बात हो रही है तो प्रखर दीक्षित यू विल फाइंड द मोस्ट साइलेंट पर्सन। मैं कोने में आराम से बैठा रहूंगा और मेरे कुछ बोलने का मन नहीं करेगा, मैं आराम से ऑब्जर्व करता रहूंगा और एंजॉय करूंगा लोग क्या कर रहे हैं। और ये दो बातें होंगी, आई कैन टॉक फॉर 18 आवर्स, आई कैन कंटिन्यूअसली टॉक एंड आई वोंट फील टायर्ड, बिकॉज मेरे से ये होता है। Does the shape of a building matter? यस, देखिए योग सूत्रों में दिया गया है अहंकार, यम नियम प्रत्याहार, अहंकार 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 दोनों अलग शब्द हैं। अहंकार का मतलब हो जाता है जो चीज आप जो अचीव करना चाहते हो उसका आकार कैसा होना चाहिए। तो अगर मैं बताऊं तो 1930s में एक फ्रेंच रिसर्चर पिरामिड में एक्सप्लोर कर रहा था, तो वहां उसने ऑब्जर्व किया कि जो एनिमल्स जो अंदर चले जाते हैं वो निकल के नहीं आ रहे बाहर, ठीक है। सर्टेन पाथ में वो गया और उसने देखा कि उनकी एनिमल्स की बॉडी पड़ी हुई है, वो बॉडी ड्राइड हो गई थी बट वो स्मेल नहीं कर रही थी, इट वॉज नॉट डिकेइंग, वो अंदर था, एनिमल की बॉडी पड़ी थी, स्मेल नहीं आ रही थी, इट वॉज जस्ट ड्राइड। तो उसने फिगर आउट किया कुछ तो अजीब चीज है पिरामिड के अंदर, ये सड़ नहीं रही,
ये 1930s की बात है, यू कैन मतलब आप सभी लोग गूगल कर सकते हो इसमें। फिर उसने क्या किया, एक वुडन पिरामिड बनाया और उसके नीचे एक बॉडी रख दी एनिमल की, और उसने ऑब्जर्व किया कि वो सड़ नहीं रही, महक नहीं आ रही, सूख रही है, महक नहीं आ रही, ठीक है। तो ये फिगर आउट हुआ कि ये एक पिरामिडिकल शेप एक ऐसा शेप है जो डीके नहीं होने दे रहा है। Then he gave his reference and study material to the government कि हम लोग क्यों ना एक ऐसी हैट बनाए तो जिनको माइंड की बीमारियां हैं उनको पिरामिडिकल शेप हैट दी जाए। तो इस पे एक्सपेरिमेंट चालू हुआ, ठीक है। स्टिल दैट कि भाई पिरामिड शेप कितना सही है क्या नहीं है, दैट रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन, बट द शेप ऑफ द बिल्डिंग मैटर्स अ लॉट एंड दैट शेप ऑफ द बिल्डिंग हैज टू गेट अलाइंड विद द रूल्स ऑफ द नेचर। अब जैसे मान के चलिए, इफ आई कमिट अ क्राइम इन इंडिया, उसकी एक पनिशमेंट एक्टिविटी होगी कि भाई 7 साल की जेल होनी। इफ आई से कि मुझको नहीं पता था कि इस पे जेल होनी है और मेरे से क्राइम हो गया, क्या वो पनिशमेंट अप्लाई होगी मेरे ऊपर कि नहीं होगी? होगी। अनअवेयरनेस ऑफ द लॉ डजंट मीन कि मेरे ऊपर वो लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है। सेम चीज जो स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, वी आर क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर विच इज मैन मेड एंड इफ वी आर नॉट अवेयर ऑफ द लॉ, जिस तरीके से नेचर बनाता है, और अगर हमने उस लॉ का पालन नहीं किया और एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, तो क्या नियम का जब उल्लंघन हो गया तो क्या नेचर पनिश नहीं करेगा? एंड नेचर तो एक्सेप्शन भी नहीं करता। कभी ऐसा नहीं होता कि नहीं ग्रेविटी इसके ऊपर नहीं लगी तो ये उड़ गया आज। नेचर इज नॉन बायस्ड, क्योंकि उसके लिए सही और गलत, क्योंकि वैदिक सिद्धांत में ना उसके लिए सही गलत कुछ नहीं, वो सबके ऊपर सेम नेचर अप्लाई करता है। जितनी ग्रेविटी मेरे ऊपर उतनी ग्रेविटी अच्छे आदमी के ऊपर, उतनी ग्रेविटी कैदी के ऊपर भी। तो नेचर के नियम सेम रहेंगे। तो द मोमेंट यू क्रिएट अ मैन मेड स्ट्रक्चर एंड इट इज नॉट अलाइनिंग विद द क्रिएशन फील्ड ऑफ द नेचर, तो पनिशमेंट होगी। इट कैन कम इन एनी फॉर्म। Beautiful answer. You want me to take the next? Yes. Harshita, I would request you to kindly take it forward. Thank you. Can I ask something? Yes, yes. तो जैसे अभी आपने स्ट्रक्चर के बारे में बताया, अब सपोज nowadays the kind of structures we have is like एक बिल्डिंग है उसमें 20 फ्लैट भी हैं। अब हर कोई तो सपोज there is a building of 10 flats, किसी को जगह कि भाई मेरे को कराना है, वास्तु कराना है, एंड उसको पता चला कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब वो जाएगा, हर फ्लैट वाले से तो बात नहीं करेगा कि भाई अपनी बिल्डिंग में ये प्रॉब्लम है। यस यस। तो हाउ टू हैंडल दैट पार्ट? ठीक है, क्योंकि ये तो ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात हुई। यस यस। So, मेरा भी एडिशनली है उसके साथ, आप साथ ही आंसर करिएगा। एक तो हो गई फ्लैट वाली बात, मेरे एग्जैक्ट यही था सवाल कि फ्लैट रिलेटेड हो गया, और एक हो गया सर, जैसे कुछ बिल्डर्स हैं आज वास्तु का नाम लेके अपनी बिल्डिंग बेच रहे हैं कि मेरा बिल्डिंग वास्तु कंप्लायंट है। तो कंप्लायंस अगर है, फिर भी कुछ फैमिलीज हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं सेम बिल्डिंग में, और कुछ फैमिलीज हैं जो नहीं कर रही हैं, वो आज भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उस नए फ्लैट में जाने के बाद। तो अगर वो वास्तु कंप्लायंट था तो उसमें क्या अलग था? तो पहला मैं क्वेश्चन देता हूँ, इसमें स्टोरी बताता हूँ मैं वास्तु पुरुष मंडल की, जो वेदों में वैदिक पर्सपेक्टिव में लिखी गई है। तो इस वास्तु पुरुष मंडल की स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि असुरों और देवताओं का युद्ध चल रहा था, ठीक है। भोलेनाथ देवताओं की तरफ से लड़ रहे थे एंड अंधकासुर असुरों की तरफ से लड़ रहा था। तो जब दोनों लड़ने में आए, मल युद्ध में आए, तो दोनों का पसीना मिल के जमीन में गिरा और एक ब्लैक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, एक ब्लैक क्रिएचर फॉर्म हो गया। तो असुरों को लगा कि ये नया देवता आ गया है और देवताओं को लगा कि ये नया असुर आ गया है कोई। तो एकदम से युद्ध को रोका गया और उस ब्लैक क्रिएचर जो बना था, बड़ा सा विशाल क्रिएचर बन गया था, उसको ले गए ब्रह्मा जी के पास और कहा कि भाई इसका करना क्या है, ये कौन है। एक नया क्रिएचर फॉर्म हो गया था उस समय। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये वास्तु पुरुष मंडल है और ये मेरा मानस पुत्र है, मेरे मन का पुत्र है ये, ठीक है। उन्होंने कहा कि इसका क्रिएशन तब होगा जब कोई 4 दीवारी कर दी जाएगी और दरवाजा हो जाएगा जब, तो वहां पे एक मानस पुत्र आ जाएगा मेरा। तो टू आंसर दैट क्वेश्चन, हर एक फ्लैट जिसपे 4 दीवारी है और एक दरवाजा है, तो वहां उसका वास्तु पुरुष मंडल एक हो गया। उसके बगल वाला फ्लैट जो होगा, अगर 4 दीवारी है दरवाजा है, तो वहां नया वास्तु पुरुष मंडल आएगा, वो मानस पुत्र माना जाता है ब्रह्मा का, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर 3 दीवारी है
तो वहां वास्तु फील्ड नहीं आई है, वीरान मतलब एनर्जी नहीं है वहां पे। इट हैज टू बी एन एनक्लोज स्पेस। तो एक कंडीशन है कि 4 दीवारी होनी चाहिए। अगर 4 दीवारी नहीं है, वास्तु पुरुष मंडल वहां नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है वहां पे। और हाँ, इंटरेस्टिंग बात, ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो अब दोनों लोग हैं यहाँ पे, देवता भी हैं, असुर भी हैं, तो वास्तु पुरुष मंडल में जगह किसको दी जाएगी? तो उन्होंने कहा कि जो इस वास्तु पुरुष मंडल का ध्यान रखेगा वहां देवता रहेंगे, जो ध्यान नहीं रखेगा वहां असुर रहेंगे। तो दोनों लोग सेटिस्फाइड होकर चले जाए, ठीक है भैया, दोनों को जगह मिल गई। जो जो लोग ध्यान रखेंगे वहां देवता का फील्ड का मतलब, जो ये एक स्टोरी है, दिस इज अ स्टोरी फॉर्म। इसका रेलेवेंस ये है कि देवता एज इन जो ग्रोथ दिलाने वाली फील्ड्स हैं, ग्रोथ दिलाने वाली फील्ड्स को एनालाइज ऐसे किया जाता है, मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होता है। अगर आप देखोगे तो स्क्रू ड्राइवर जब आप एंटी क्लॉक घुमाते हो तो स्क्रू ऊपर आता है, जब आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तो स्क्रू नीचे जाता है। तो जो क्लॉकवाइज एनर्जी मूवमेंट्स होते हैं वो असुरिक एनर्जी फील्ड्स होती हैं, और जो एंटी क्लॉक एनर्जी फील्ड्स होती हैं वो दैविक एनर्जी फील्ड्स होती हैं। अब क्या हुआ, वास्तु पुरुष का अगर मैं बोलूं कि जो मेन चीज आप लोग ध्यान में रख सकते हो फॉर एवरीवन कि भाई ये 3 चीजें तो कम से कम देख लेना। तो एक चीज ये देखना है कि नॉर्थ ईस्ट के जोन में आपकी टॉयलेट सीट ना हो, एक चीज ये देख लीजिएगा मोटा मोटा। दूसरी चीज ये देख लीजिएगा साउथ वेस्ट के जोन में आपके यहाँ पेड़ ना हो, गमले, कोई भी पेड़, किसी भी फॉर्म ऑफ प्लांटर्स आएगा तो वो लाइफ की स्टेबिलिटी हिला देगा, ठीक है। अगर ये 2 जोन बैलेंस होते हैं किसी भी घर में तो हम लोग की जरूरत नहीं है। एंड मैं तो भाई अपना ऐसा ही क्रिएट करता हूँ, भाई हमारी जरूरत नहीं पड़े तो बढ़िया है। अगर आप अभी भी अपने घर में जाके ये 2 जोन को देख लोगे, अगर नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, तो यू वोंट रिक्वायर एन एक्सटर्नल हेल्प टू फिक्स योर होम। आपके पास फिर इतनी एनर्जी होगी कि फिक्स करा जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट में ये देखिएगा कि टॉयलेट सीट ना हो, लाल कलर ना हो, ऑरेंज ना हो। This is verified personally by me. I'll take your question. This is personally verified. My father died of cancer in 2009. जब मैं ये सब सीख के निकला तो मुझको पता चला कि हाँ, नॉर्थ ईस्ट में जब ऑरेंज, लाल और पिंक कलर आता है तो घर में कैंसर होता है। तो मेरा देखा कि मेरे नॉर्थ ईस्ट की दीवार में ऑरेंज कलर था, ठीक है। यस, नॉर्थ ईस्ट में तो मंदिर होता है, मंदिर में लाल और भगवा हमेशा रहता है। यस, परफेक्ट क्वेश्चन। अब क्या होता है, वी टेंड टू टेल कि भाई नॉर्थ ईस्ट में आइडली, मतलब वास्तु के प्रिंसिपल्स में अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट में मंदिर अलाउड नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा जोन है जहां आप अपने परम से कनेक्ट हो सकते हो। पितृ साउथ वेस्ट में दे दिया गया, मेडिटेशन जोन। यस, आपको अपने से कनेक्ट करने वाली एक्टिविटी वहां पे करनी है। नॉर्थ ईस्ट सब लोग बोलते हैं हाँ ईशान कोर, तो वो भगवान का जोन, भगवान मतलब जैसे माना जाता है ना, हम लोग का जो जन्म हुआ, वी आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल एनर्जी, मतलब एक अंश है हम लोग। नहीं कहा जाता है कि हम लोग एक अंश मात्र है, तो अंश अपने पूर्ण से कहाँ मिलता है? नॉर्थ ईस्ट के जोन में, ठीक है। अब क्या हो गया है, इतना ये प्रिंसिपल, क्योंकि वहां पे भगवान किसको माना गया? अपनी हायर कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल एनर्जी, उससे कनेक्ट होने का जोन है। तो मेडिटेटिव जोन इज द बेस्ट जोन फॉर नॉर्थ ईस्ट। अब अगर नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि इतना ट्रेंडिंग हो चुका है और सब लोग कर ही चुके हैं कि भाई मंदिर है यहाँ पे, ठीक है। अब जिनका मंदिर आ गया है, आई वुड सजेस्ट देम इंस्टेड ऑफ यूजिंग रेड कलर, यूज येलो। इसीलिए आप देखोगे तो मैंने मतलब बहुत कम ही घर देखे होंगे जहां गुस्सा नहीं आता किसी एक फैमिली मेंबर। ऑलमोस्ट हर घर में आजकल एक फायर, बिल्कुल हॉट हेडेड एक बंदा टहल रहा है जिसको भयंकर गुस्सा आ रहा है, ठीक है। तो कोई एक तो आ ही जाता है, और कई बार 2 आ जाते तो और मजा आता है फिर बिल्कुल। तो उसमें क्या करिए आप, एक तो रेड कलर बिल्कुल अवॉइड करिए, उसकी जगह रिप्लेस इट विद येलो। चाह के भी गुस्सा नहीं कर पाओगे। अगर किसी को आता है, जस्ट गो टू योर नॉर्थ ईस्ट जोन और वहां से सारा लाल हटा दीजिए। गुस्सा आएगा फिर भी कहोगे यार चिल्लाए नहीं है ना, हाल ऐसे हाल हो जाएंगे। तो मंदिर कहाँ होना चाहिए? आइडियली मैं कहूँ तो मंदिर की लोकेशन जो होती है वो पर्सन ओरिएंटेड होती है। जैसे मैं अगर बोलूँ कि अगर पॉलिटिशियन अगर मंदिर बनाते हैं तो उनके लिए हायर सेल्फ कौन हो गया? उनका जनता होगी। तो ईस्ट के जोन में पॉलिटिशियन के लिए सबसे बेस्ट रहता है। इफ समवन इन्वॉल्व्ड इन विद पीपल, तो आई वुड रिकमेंड कि आप ईस्ट के जोन में बनाइए। तो वहां पे आपको टेंशन नहीं लेना है कि लाल कलर आ गया, हरा कलर आ गया, ये कलर आ गया। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट में आप गए हैं
तो दो चीज का ध्यान रखिए, एक तो लाल एंड शेड्स ऑफ रेड, जैसे ऑरेंज और पिंक नहीं लेना है हम लोग को। दूसरा, संगमरमर का बहुत भारी मंदिर भी ना बनाइएगा, कीप इट लाइट, मतलब थोड़े लाइट मटेरियल यूज करिए। आजकल तो बहुत ट्रेंडिंग में आ गए हैं, अलग अलग फाइबर्स आ गए हैं, तो थोड़ा सा लाइट मटेरियल यूज करिए। डू नॉट कीप हैवी ऑब्जेक्ट्स देयर, क्योंकि वहां पे एक देवता बैठता है। जैसे अपने जो वास्तु पुरुष मंडल की जो मैं स्टोरी बता रहा था, अपने वास्तु पुरुष मंडल में 33 देवता हैं, और शब्द का खेल ऐसा हो गया कि सब लोग बोलने लगे कि अपने अपने धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है। वैदिक डिस्क्रिप्शन में ओनली 33 देवताज आते हैं, 33 करोड़ देवी देवता नहीं है अपने वेदों में। अपने वेदों में जो डिस्क्रिप्शन है 33 का है और 12 असुर, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन है। तो 45 की एनर्जी फील्ड बनती है 33 में, ठीक है। तो अब क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट के जोन में जो देवता बैठता है शिखी, तो जो शिखी जो देवता बैठता है, द पॉइंट ऑफ दैट देवता इज टू गिव यू $1 मिलियन आइडिया। वो एक ऐसा इंसाइट देता है जो आपकी लाइफ बदल सकता है। और शिखी की जोन में अगर भारी सामान रखा गया तो घर में यार सूझ नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा करें क्या, उस घर में ये शब्दों का प्रयोग होगा एंड यू कैन रिकॉग्नाइज कि मेरा नॉर्थ ईस्ट के शिखी में दिक्कत है, क्योंकि जब तब सूझता नहीं है आदमी को कि करे क्या। तो कीप इट लाइट, अवॉइड रेड कलर, एंड साउथ वेस्ट में पेड़ बिल्कुल अवॉइड कर दिए। जहां जहां साउथ वेस्ट में पेड़ आता है, मैं सही बताऊं, बहुत पारिवारिक कलेश होता है, ठीक है, एंड स्टेबिलिटी भी थोड़ी दिक्कत होती है। तो जस्ट अवॉइड, मतलब इन ये दो जोन स्ट्रॉन्ग रखेंगे आप तो यू वोंट नीड अस। फॉर बिजनेसमैन कौन से साइड में होना चाहिए? ठीक है, देखिए हर देवता को अगर मैं बोलूं तो अलग अलग जोन्स दिए गए। जैसे हनुमान जी को साउथ का जोन दिया गया है, वो साउथ के जोन में आप रखेंगे तो आपको हनुमान जी की स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है। दुर्गा जी को साउथ ईस्ट का दिया गया, ठीक है। भोलेनाथ को खैर सारे जोन दे दिए गए, उनको आप कहीं भी रख दो, वो तो हर जगह परमिसेबल है। राधा कृष्ण को ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में दिया गया, थोड़ा सा राधा कृष्ण साउथ वेस्ट में अवॉइड करे जाते हैं। साउथ वेस्ट जोन रिलेशनशिप का जोन है, एंड आइडियली दे वर नॉट हस्बैंड वाइफ, है ना, थोड़ा सा आज के टर्म में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड माना जा सकता है उनको, दे वर नॉट एग्जैक्टली मैरिड। तो साउथ वेस्ट के जोन में मैरिड कपल का होना चाहिए। वी टेंड टू अवॉइड साउथ वेस्ट में राधा कृष्ण को ना फोटो आप लगाइए। आप रख सकते हो आइडियली पॉलिटिशियन के लिए ईस्ट हो गया, और बाकियों के लिए अगर मैं बोलूं तो नॉर्थ ईस्ट के अगल बगल आप लगा लो तो चलेगा। नॉट एग्जैक्टली नॉर्थ। हाँ, एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट में कीप योर स्पॉट, जहां पे जब आपको नहीं आगे बढ़ने का सोचना हो, यार ये नहीं समझ में आ रहा, इफ यू नहीं अपने आप से कनेक्ट होने का स्पॉट जब चाहिए हो कि यार खुद से जरा मैं और मेरी तन्हाई, है ना, वो वाला जब मोमेंट चाहते हो आप, तो नॉर्थ ईस्ट के जोन में जाइए, एंड आप एंड आपकी तन्हाई बहुत अच्छे इंसाइट्स देगी आपको। मतलब अभी तक मेरा क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है वैसे। हाँ, कमिंग बैक टू दैट कि देखिए एक अपार्टमेंट में एक साथ 10 घर आ गए, 10 घर की सेम फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं होती, 10 घर की सेम ग्रोथ नहीं होती, नो मैटर, वास्तु सेम है। अब इसमें क्या होता है, वास्तु इज मोर पर्सन, उसकी प्रकृति मैटर कर जाती है, जो ओनर है उसकी प्रकृति क्या है एंड उसकी एस्ट्रोलॉजी क्या है। जैसे माना जाता है W3, आइडियली सारे वास्तुशास्त्री W3 की एंट्री को बहुत पॉजिटिव मानते हैं, खोल देते हैं। एस्ट्रोलॉजी के 12 बॉक्सेस हैं, 8वां बॉक्स जो माना जाता है एस्ट्रोलॉजी, वो पेन का बॉक्स है। आपको पीढ़ा कहां से मिलेगी वो 8वां बॉक्स बता देता है। आपकी एंट्री आपके 8वें बॉक्स के जोन से खुल गई तो आपको उस घर में पीढ़ा मिलेगी, है ना। तो ये एस्ट्रोलॉजी थोड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्रिएट कर देती है कि ये घर इसके लिए सूटेबल है कि नहीं। थोड़ा सा उसमें और डिटेल नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ता है। एक्चुअली मैंने ये एक सवाल इसलिए पूछा था, फिर आई वेरीफाई दिस। मैं काफी, आप सब जानते हैं, काफी टाइम से जुड़ी हूँ, तो जब भी हम प्रखर से बात करते थे अबाउट आवर हाउस, तो हमेशा सवाल यही होता था कि यार 10 वास्तु वालों को दिखा दिया। और अभी जब ये आंसर कर रहे थे ना, इससे पहले वाला क्वेश्चन, आई वाज जस्ट नोटिसिंग ईच वन ऑफ यू। आशीष भैया, मेरे फेस पे भी सेम एक्सप्रेशन, जिस दिन इसने ये बताया नॉर्थ ईस्ट में ये नहीं, आपके लिए ये ऐसा ऐसा, मैंने कहा ये सब कौन कराता है, मतलब ये तो आज तक किसी वास्तु वाले ने नहीं बोला कि ये करने की जगह ये करना है। So it was very new for me, and that is when actually I got to know that it is so customized and so personalized कि अगर हम सोच ले कि हमारा घर तो वास्तु compliant है, तो एक बात दोबारा जरूर सोचें। That is what happened with us. So this was very important. Actually,
इसमें दिक्कत क्या होती है, वास्तु फॉर किंग्स एंड वास्तु फॉर कॉमन पीपल अलग थी। ये तो मुझे भी नहीं पता, क्या सॉरी? वास्तु फॉर किंग्स एंड कॉमन किंग्स एंड कॉमन पीपल अलग थी। देखिए वास्तु की जो ज्ञान था वो प्रजा को रूल करने के लिए यूज होता था। अगर मैं बोलूं शास्त्र, शास्त्र हम लोग नहीं बोलते शास्त्रों में लिखा है, शास्त्र का अगर आप शब्द थोड़ा स्प्लिट करेंगे, शासन करने का अस्त्र, वेपन टू रूल, ठीक है। तो ये जितने भी शास्त्र हैं, दीज आर दी वेपन टू रूल। अगर आपको रूल करना है अपने ऊपर तो शास्त्र यूज करिए, रूल करना है जगत में तो शास्त्र यूज करिए। शासन करने के अस्त्र हैं ये, ठीक है। तो राजा क्या चाहता था, राजा 3 चीज चाहता था कि प्रजा दम लगा के काम करे, प्रजा का स्किल अच्छा हो और प्रजा इतनी बड़ी ना हो जाए कि हमारे बराबर आ जाए। उसकी 3 कंडीशन थी। तो उसने वास्तु वाले से कहा कि ऐसी वास्तु डिजाइन करो कि ये 3 कंडीशन फुलफिल हो, मेहनती हो प्रजा, उसका स्किल अच्छा हो और ग्रोथ इतनी ना कर ले कि हमारे बराबर आ जाए। तो वास्तु वालों ने क्या करा, सेंटर का स्थान खोल दिया। जितनी भी आप पुरानी पिक्चर जाओगे तो बीच में एक तुलसी का पेड़ दिखेगा आपको और लिखेंगे कि परिवार ऐसे गोल गोल घूम रहा है। जिन जिन घरों में सेंटर का स्थान खुला है वो एक सर्टेन लेवल के बाद ग्रोथ ही नहीं कर पाएंगे। किसी भी ग्रोइंग बिल्डिंग में सेंटर स्पॉट खुला ही नहीं गया, ठीक है। एक ये नियम डाला गया। दूसरा करा गया साउथ ईस्ट के जोन में, जो कहा नहीं जाता अग्नि कोण में किचन होना चाहिए। जिन जिन घरों में अग्नि के कोण में किचन है वहां भयंकर पारिवारिक कलेश है। क्योंकि क्यों, एनर्जी ज्यादा आ गई तो क्या हुआ, पब्लिक मेहनती तो हो गई लेकिन घर में कलेश बढ़ा। उसको मैटर नहीं करता था घर में क्या कलेश हो, उसके राजा को क्या मैटर करेगा, तुम लड़के आओ क्या करेगा, तुम काम करो, जो भी मेहनत का बताया कि तुम करो। तो साउथ ईस्ट में ना रह के साउथ ईस्ट एक जोन है, 6 फीट थोड़ा सा इधर रहता है, उधर अगर बर्नर आता है तो ज्यादा बेटर है। दूसरा इसने ये करा। तीसरा कहा साउथ वेस्ट के जोन में बेडरूम होना चाहिए। तो जितने भी वास्तुशास्त्री वाले आते हैं नहीं, साउथ वेस्ट के जोन में ओनर को रहना चाहिए। जब साउथ वेस्ट के जोन में ओनर जाता है तो क्या होता है, उसका स्किल बढ़ जाता है। जब स्किल बढ़ जाता है तो टोकने की आता है, अरे ये तुमने ऐसे नहीं ऐसे रखा करो, तुमने ये ग्लास ऐसे नहीं ऐसे रखो तो ज्यादा बेटर है। उसका स्किल बढ़ जाता है तो वो टोकना चालू कर देता है, फिर कलेश हो जाता है। तो ये 3 जो जोन है ये प्लान करे गए थे कि इस तरीके से पब्लिक रहे, और ये वास्तु कराने वाले भूल गए कि कौन सा नियम किसके लिए था। आपके कहने का मतलब है कि हम सिर्फ ईगो को ही पीटे जा रहे हैं। यस यस, हम साइंस के पीछे यस, नहीं, उसका पर्पस था कि क्यों करा गया वो चीज, माइंड में रख के गोल था कि इनको ये कराना है। आशीष भाई ये बोलिए ना वापस से, मैं आई वांट पीपल टू हियर दिस बिकॉज़ इट्स इंपॉर्टेंट। आपके कहने के मुताबिक कि हम सिर्फ लीग को ही वापस रिपीट कर रहे हैं, ना कि साइंस को फॉलो कर रहे हैं। यस यस, वो नियम अलग है उनके, हर पे नियम अप्लाइड अलग होते थे। सब लोग वन हैट फॉर ऑल ले आए। अंडर वन रूल। यस, तो इसका मतलब हम जो भी फॉलो कर रहे हैं वास्तु के हिसाब से वो हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। Yes. हमें वो उस तरह से फॉलो करना ही नहीं चाहिए। यस, एंड मैं सही बताऊं, मतलब जेन्युइनली विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन इन माइंड, अगर घर में समस्या नहीं है तो प्लीज हम लोग जैसे लोगों को बुलाओ भी नहीं, ज्यादा समस्या आ जाएगी। मैं तो तुरंत रिकमेंड करता हूं भाई, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो ना बुलाओ। आप स्वस्थ हो, डॉक्टर के पास चले जाओ, भैया जरा चेक करो क्या सब ठीक है कि नहीं, 10 कमियां निकाल देगा। कि नहीं एंगल तुम्हारा चलने में पैर हल्का सा ऐसा टेढ़ा है, लोगों प्लास्टर सही करके तुम्हारा पैर सीधा, अलग अलग कमियां आ जाएंगी। तो डू नॉट कंसल्ट दीज सर्विसेज अनलेस यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम। जब तक कुछ प्रॉब्लम ना हो प्लीज डोंट कंसल्ट, ना ही करना चाहिए, ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। लोगों का अच्छा ग्रोथ वाला घर डिस्टर्ब हो जाता है जब ये लोग चले जाके सही कर देते हैं कुछ चीजें। और ऐसा भी होता है कभी कभी देख के आ जाते हैं। वास्तु वाले हैं, जी जी, उनका घर महावास्तु वाले जाके ठीक करके आए। मैं नाम नहीं बताऊंगा। माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए। ये गुवाहाटी में कुछ रिनाउंड वास्तु वाले हैं जो प्रोफेशनली वास्तु करते हैं, और ऐसे महावास्तु वाले को मैं जानता हूँ, नाम नहीं बताऊंगा, वो उनका घर जाके वास्तु ठीक करके। ये होता है। एंड मैं सही बताऊं, मेरा भी फोटे यही है, जहां सब फेल हो जाते हैं वहां बुलाया जाता है, भैया देख लो अब क्या करना है, सारा अटेम्प्ट ले लिया है। एंड मैं सही बताऊं, बारीकियां हैं, ये चीज आर्ट है। आजकल लोग रेलवे स्टेशन में वास्तु की किताब पकड़ी, जब तक जर्नी खत्म हुई वो वास्तुशास्त्री हो जाते हैं। मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस से जो हुआ है कि कभी क्या होता है, किसी बहुत एफिशिएंट इंसान के घर जाके आते हैं, तो मैंने नोटिस किया ना, हमारे घर में ये होने लग गया था कि
वो जाकर आते थे, देखकर आते थे, अच्छा उसने वहाँ पे ना ऐसा करा है, पहले नहीं था, उसने वो पूरा येलो करा दिया, अब वो वहाँ पे पूरा ग्रीन लगा दिया, तो we should also do that, so maybe it will help us. And then I think problem started. आपके लॉजिक से एक चीज तो प्रूव होता है कि हम लोग ऑन एंड ऑफ देखते हैं कि जिनके घरों में वास्तु नहीं है, एज पर दिस डॉक्यूमेंटेड थिंग जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, those people are also rising. यस यस, मैंने बताया ये हो सकता है कि उनके साथ वो वास्तु जो उनके घर पे है उनको सूट कर रहा है। ये हो सकता है क्योंकि नेचर का नियम है। अब अनअवेयरनेस ऑफ द लॉ डजंट मीन कि उससे आप छूटोगे, है ना? तो दैट इज द की, ये रखना चाहिए। लोग कुछ कहते हैं नहीं मानो तो है, मानो तो नहीं, ऐसा नहीं है भाई साहब, तुमने कुछ भी करा लॉ लगेगा तुम्हारे ऊपर। सॉरी, जो प्रिपेयर किया था वो तो सब हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक्चुअली भैया के क्वेश्चन से मुझे एक क्वेश्चन आया कि जब हम गीता पढ़ रहे थे एज किड्स ऑल्सो, और जब हम बड़े हुए इवेंचुअली बहुत चीजें बताई जाती है उसमें, तो उसमें बार बार ऐसे बोलते हैं कृष्ण जी अर्जुन को कि तुम अपना धर्म फॉलो करो अर्जुन, तुम्हें धर्म में रहना है, तुम्हें धर्म की पालन करनी है, तब तुम कर पाओगे जो तुम करने आए हो बेसिकली। तो सुनते सुनते हम लोगों को भी लगने लगा कि धर्म धर्म धर्म। फिर जैसे घर पे जब बातें करते थे तो भी ये बातें करते थे, यार वो बहुत धार्मिक आदमी है, ऐसे उसका वास्तु सही है, उसको कहीं कुछ रख दे सही, वो जो बोल दे सही, ऐसा हम सुनते थे। मतलब ग्रैंडफादर से भी वी हर्ड दिस कि भाई उसका सब सही है, वो मतलब बंदा उसमें दम है, तुम जाके उसके साथ बैठो, समय बिताओ, तुम्हें इनसाइट्स आएंगे। तो ये धर्म एग्जैक्टली है क्या प्रकार, मतलब व्हाट इज धर्म? धर्म अगर वैदिक पर्सपेक्टिव में बात करूं तो धर्म वो चीज जो आपने धारण करके रखी है। सिंपल है, जो चीज आपने धारण करके रखी है। आपने क्या धारण करके रखा है? अपनी प्रकृति धारण करके रखी है, ठीक है। अब प्रकृति क्या है? इसको शब्द को स्प्लिट करते हैं, परा से आई हुई कृति, समथिंग विच इज फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। परा से आई हुई कृति, परा मतलब कहीं दूर से आई हुई एक लिविंग थिंग। तो जो जन्म लेने का सिस्टम है, जो वैदिक डिस्क्रिप्शन है, वो ये है कि ब्रह्म को एक इच्छा हुई कि यार हायाबुसा की बाइक चलाते हैं, ठीक है। तो एक अंश उससे स्प्लिट हुआ और उसने लिविंग मैनिफेस्टेड फॉर्म ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब वो जो लिविंग थिंग है, जब तक हायाबुसा की बाइक नहीं चला देगा वो बार बार जन्म लेगा। ये वैदिक प्रिंसिपल है। जो ब्रह्म की एक इच्छा हुई तो एक पार्ट स्प्लिट होके उससे चला जाता है ब्रह्म से, और वो मैनिफेस्टेड में जन्म लेगा यहाँ पे, ये वेदों में डिस्क्रिप्शन है। और वो तब तक जन्म लेता रहेगा। अगर ये इच्छा थी कि हायाबुसा चलानी है, तो वो व्यक्ति जब तक हायाबुसा नहीं चला देगा, ही विल बी बाइंडेड टू द वो साइकिल, ठीक है। अब क्या है, हायाबुसा चलाने के लिए उसकी प्रकृति कैसे होनी चाहिए? तो एडवेंचरस प्रकृति होनी चाहिए, जिसको स्पीड से प्यार होना चाहिए, ठीक है। एक सर्टेन ट्रेड्स आ गए। तो यूजुअली ये एयर एलिमेंट वालों की चीज होती है। अब एयर एलिमेंट जैसे गीता में जैसे श्री कृष्ण वर्णन दे रहे हैं कि आदमी 3 प्रकार के हो सकते हैं, रजस सतत तमस, मतलब फायर एयर वाटर। सिंपल शब्दों में अगर करूं, रजस मतलब जिसमें अग्नि की मात्रा ज्यादा है। तो आयुर्वेदाचार्य के पास जब आप जाओगे तो कहेगा पित्त चल रही है, पित्त नाड़ी चल रही है, तो रजस। एक फायर टाइप के लोग होते हैं, एक सतत एयर टाइप के लोग होते हैं, और एक तमस एक वाटर टाइप के लोग होते हैं। 3 टाइप के लोग श्री कृष्ण गीता में कृष्ण ने समझाए हैं कि ये 3 ही टाइप के होते हैं। 3 ही टाइप के होते हैं, ठीक है। फिर सब पार्ट्स हैं, फायर ज्यादा, थोड़ा सा एयर, तो फायर एयर सब पार्ट्स हो जाएंगे। इसी के 3 को अगर हमने 2-2 मिला दिए तो 6 टाइप के पर्सनैलिटी टाइप्स एक्सप्लेन करी हैं। तो अपने यहां बोला जाता है 6 दर्शन। अपने यहां 6 दर्शन है। 6 दर्शन मतलब 6 तरीकों से चीजें देखी जा सकती हैं, और 6 करेक्ट है। ठीक नहीं कहा जाता है न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक, अलग अलग दर्शन बोले गए। तो ये गीता में ये अब समझाया गया है। दर्शन एज इन, अब मेरी अगर रजस प्रकृति है तो मेरा क्या काम है? मेरा काम हो जाता है आई एम दी लीडर, ठीक है। ये कर्म योगी लोग होते हैं, जो नहीं 3 योग समझाए हैं श्री कृष्ण ने, कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी। तो फायर वाले कर्म योगी होते हैं, एयर वाले ज्ञान योगी होते हैं, वाटर वाले भक्ति योगी होते हैं। देखिए थोड़ा कॉन्सेप्ट टफ वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन 3 टाइप, सब टाइप, टोटल 6 टाइप के लोग और 6 दर्शन, और 6 तरीके से दुनिया। 6 टाइप के 7वां टाइप का कोई पर्सन नहीं। ये चीज फिक्स्ड है कि अगर रजस है तो उसके ट्रेट ये हैं, ये सतत है तो उसके ट्रेट ये हैं, ये तमस है तो ये ट्रेट ये हैं। तो रिकॉग्नाइजिंग कि हमने क्या धारण करके रखा है।
अगर हमने रजस धारण करके रखा है तो मेरा ट्रेट है आई हैव टू गेट इनटू लीडरशिप, आई हैव टू गेट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। अगर मैंने एयर धारण करके रखा है तो मुझको ज्ञान से पैसा मिलेगा। अगर मैंने वाटर धारण करके रखा है तो आप जितना भक्ति करोगे आपको पैसा मिलेगा। ऐसा इतना फिक्स्ड है अपने में। तो अगर मैं बोलूं ना फॉर्च्यून फिक्स्ड है, नहीं, सबके धर्म फिक्स्ड है। और धर्म मेरा अलग हो सकता है और आपका अलग हो सकता है। इट गोज बियॉन्ड द टैग हिंदू मुस्लिम, इट गोज बियॉन्ड दैट टैग कि आपने धारण क्या क्या रखा है, आप क्या टाइप के हो, आप शेर हो, आप हिरन हो कि हाथी हो, ये फिगर आउट करना कि हम मैं कौन सा हूं। यस, एक बार जो धर्म आपका होता है, आपकी चाहे रीबर्थ होती रहे, धर्म सेम रहेगा। दिस इज व्हाट द डिस्क्रिप्शन इज इन गीता। ये क्या पर्सन टू पर्सन अपनी एज के साथ बदलता है? नहीं, इट विल रिमेन द सेम द मोमेंट यू आर कंसीव्ड। आपका धर्म फिक्स हो जाता है एंड मोमेंट वेदर आप दफनाए जाओ चाहे जलाए जाओ, उस मिट्टी में भी वो प्रकृति रह जाती है। तो इट इज दैट कांस्टेंट। यही एक चीज है जो कांस्टेंट है अपनी लाइफ में। अगर कोई अपने एलिमेंट के हिसाब से नहीं चल रहा है तो क्या होता है उसके जिंदगी में? उसको कहा जाता है असुर। एक सुर में है और एक असुर है। हम लोग ने देखा है असुर एकदम से सींग है उसके, काला काला दिखता है और नहीं, मतलब अलग अलग जो नहीं अलग अलग छवि दिखाई गई, यहाँ से दांत आ गए। इट वाज जस्ट द डिस्क्रिप्शन कि भाई ये अपने एलिमेंट में नहीं है। तो क्या होगा, नेचुरल लाइकिंग, ये अपनी नेचुरल स्टेट पे नहीं है। तो अब आप जब नेचुरल स्टेट में होगे तब लोग आपको पसंद करेंगे, आपकी सारी चीजें होंगी। द मोमेंट यू लूज योर नेचुरल स्टेट, आपसे लोग कहेंगे, आपसे फालतू में लोग खिसिया जाएंगे, बस आपसे चिढ़ होगी, आपको कुछ मुंह खोलोगे नहीं, आपसे चिढ़ पहले हो जाएगी, क्योंकि क्या है, असुर भाव आ जाता है। तो इसी में कहा गया है कि क्या तुम सुर में हो कि तुम असुर हो। तो फिगरिंग आउट कि तुम्हारा धर्म क्या है, एंड इफ यू आर फॉलोइंग दैट यू आर देवता। आपने फिगर आउट किया मेरा प्रकृति ये है और मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं असुर हो जाता हूं। तो कैसे पता चलेगा कि इसका क्या है? सर्टेन ट्रेड्स होते हैं। एक तो फिजिकल फॉर्म से देखा जा सकता है, जैसे अगर आप मेरा देखो तो मेरी आंखें लगातार चल रही हैं, इधर उधर घूमती हैं, चरफर आंखें हैं। नहीं, अगर आप देखोगे नहीं चरफर आंखें, जितने भी आप डांसर्स वगैरह को देखोगे जो क्लासिकल डांसर्स होते हैं उनकी भी आंखें बहुत नहीं, मूवमेंट बहुत तेज होता है। तो यूजुअली जो एयर वाले होते हैं उनकी आंखों का मूवमेंट बहुत तेज होता है। अब भैया को देखिए ऐसे देख रहे हैं कि हमारी छाती तक नहीं क्या चल रहा है वो भी दिख रहा है। तो ये फायर आइज है, ऐसे देखते ही अंदर तक आत्मा में क्या लिखा है वो भी दिख जाएगा। तो इसको फायर आइज कहते हैं। और एक होती है भाव प्रबल, जैसे दिव्या जी की आइज है नहीं, इमोशनल आइज। तो एक फिजिकल ट्रेट हो जाते हैं जैसे फिगर आउट करना, और फिर पर्सन टू पर्सन ओरिएंटेड होता है। जैसे एयर वालों को भूलने की आदत होती है, मुझे ये चीजें याद नहीं रहती, ठीक है, तो हम लोग गजनी होते हैं, ठीक है। तो एयर वाले जितने हैं वो गजनी बन के टहलते हैं, याद ही नहीं रहेगा। मैं यहाँ से निकलूंगा और शरीर में सही बताऊं नाम नहीं याद होंगे मुझको, मतलब ऐसा है मेरे साथ, ऐसा इट्स माय मतलब ट्रेट ही ऐसा है। एंड मैं कहूँ कि ये मेरी कमी है एंड आई शुड फील बैड अबाउट इट, ये मेरी गलत चीज है। मेरा प्रकृति यही है, इट टेक्स टाइम फॉर मी टू लर्न, ठीक है। अब फायर वाले क्या होते हैं, फायर वाले सुनते नहीं, दे हैव अ सर्टेन लिमिटेशन। वो 2 सेंटेंस सुनेंगे, ठीक है, हाँ हो जाएगा, मतलब ये एक सर्टेन टाइप के होते हैं। तो कुछ ट्रेट से देखा जा सकता है, कुछ आपके फिजिकल फीचर से देखा जा सकता है, एंड यू कैन एनालाइज कि व्यक्ति की प्रकृति क्या है। और एक बार जब प्रकृति पता चल जाए देन वी ट्राई टू फिगर आउट कि अब डिविएशन कितना है इसका। ये है फायर, ये है शेर और वीगन बना टहल रहा है और कह रहा है संसार में दुख बहुत है। भैया तुम शेर हो, तुम शिकार करो, तुम मांस खाओ, तो संसार में सब सुखी दिखेगा। और तुम द मोमेंट यू आर लूजिंग योर प्रकृति, आपको सब इरिटेट होंगे आपसे और कुछ नहीं होगा। आपको हो गया बताओ बात नहीं मानता यार, मेरी कोई सुनता नहीं है यार, हमने ये कर दिया और बताओ हमारे साथ ये कर रहा है। बिकॉज आप नेचुरल स्टेट में नहीं हो, आप असुर हो। और टीवी सीरियल के वो सीन याद कर लीजिए जिसके सींग और जिसके यहाँ से दांत और यहाँ काला काला वो लगाए हुए, आप संसार में ऐसे ही दिख रहे हो, चाहे ऊपर जितना डेकडअप हो। ये ओम होता क्या है, मतलब सॉरी दीदी, सब इसी का एक सब क्वेश्चन। हाँ प्लीज। कि कोई एक एलिमेंट किसी और एलिमेंट से सुपीरियर होता है क्या? मतलब कि अगर मान लीजिए माइक सॉरी, हाँ, मान लीजिए आपने बोला कि फायर इज सपोज्ड टू बी एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब मान लीजिए मैं नहीं हूँ, मेरे अंदर नहीं है फायर ज्यादा और मैं एयर ज्यादा हूँ, तो क्या मैं कभी एंटरप्रेन्योर नहीं बनूंगी? या मतलब इज इट डिफाइंड कि कोई एक एलिमेंट बेटर है? यस, देखिए क्या होता है, वी आर द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री।
तीनों सभी में होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन अलग होता है। हो सकता है कि आपके पास 70% फायर हो, 20% एयर हो और 10% वाटर हो। अगर 100% में मैं 3 में डिवाइड करूं तो एक सर्टेन कॉम्बिनेशन है हर के में, एंड एवरी कॉम्बिनेशन इज वेरी स्पेसिफिक एंड इंडिविजुअलिस्टिक, बहुत कस्टमाइज्ड है ये कॉम्पोजिशन। अगर मैं बोलूं चंद्रगुप्त मौर्य सब जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य इंडियन लीडर है ना, चाणक्य को सब जानते हैं, दोनों में बेटर कौन था? इन्होंने एयर के हिसाब से अपना रिस्पांस दिया कि मुझको चाणक्य ज्यादा बेटर, उन्होंने फायर के हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य ज्यादा बेटर था। ठीक है आप समझ गए, दोनों लोग अपने रोल में बेटर थे। अगर मैं चाणक्य को एज अ चंद्रगुप्त मौर्य के रोल से रिप्लेस करूं तो खूबसूरती चली जाती चाणक्य। आप समझ रहे हैं, कोई बेटर नहीं है यहां पे। एक्चुअली नेचर ने कभी तुलनात्मक काम नहीं किया, नेचर ने कभी तुलनात्मक काम नहीं किया। अब आप कहो कि रेशम का कीड़ा ज्यादा बेटर कि मधुमक्खी ज्यादा बेटर, कोई रिलेशन ही नहीं है। वो शहद बना रही है, वो रेशम का कपड़ा बना रही है, इट्स टोटली डिफरेंट, यू कैन नॉट कंपेयर एनीवन। तो कौन किससे बेटर ये मैटर ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि नेचर ने हर चीज बहुत खूबसूरती से बनाई है। और हम ही लोग उसमें फ्लॉ ढूंढने लगते हैं कि नहीं ये गलत है, इसमें ये गलत है, इसमें ये इसका सही है, ये चीज गलत है इसमें। एक्चुअली द वैदिक पर्सपेक्टिव गोज बियॉन्ड दैट, वो सही गलत पे जाता नहीं। हाँ हाँ बोलो, अरे आराम से ऑन मतलब जस्ट रियलाइज दिस कि अभी हम लोग सब बड़े हैं, ऑल रीच्ड अ सर्टेन एज, तो हम आपकी बात समझ पा रहे हैं। एंड एवरीबॉडी हैज किड्स हियर, सबके बच्चे हैं। लाइक यू सेड, जन्म से मरण तक प्रकृति फिक्स्ड है। यस। तो हमेशा मैं ये सोचती थी, अगर मेरे माइंड में जो क्वेश्चन आते थे कि महाभारत में जो 5 ब्रदर्स हैं, वो पांचों ब्रदर के पास अलग अलग टूल क्यों है? मतलब कि व्हाई भीम हैड द गदा, व्हाई अर्जुन वाज वेरी गुड विद तीर। तो क्या जैसे आजकल एजुकेशन को लेके, बच्चों को लेके कंसर्न्स रहते हैं कि मेरा बच्चा, सबसे ज्यादा कंपैरिजन नहीं होता है, मतलब यू नो वी स्टार्ट कंपेयरिंग कि मेरा बच्चा ये नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाता। तो सिंस आई जस्ट गॉट टू नो फ्रॉम यू, आई थिंक इसमें भी एलिमेंट का कोई रोल होगा। यस होता है, बट रिकॉग्नाइजिंग एलिमेंट एंड अप टू द ईयर ऑफ 12 थोड़ा टफ है। इसके लिए अपने यहाँ क्या होता था, पहले एक रिचुअल होता था, जब बच्चा नहीं रेंगने की टाइम पे आ जाता था, नहीं टॉडलर जब वो क्रॉल करने की स्थिति में आ जाता था, तो उसको एक रूम में छोड़ा जाता था। रूम में छोड़ा जाता था और 3 चीजें रखी जाती थी रूम में। एक खाने की चीज रखी जाती थी, एक किताब रखी जाती थी और एक तलवार रखी जाती थी। तो जो तलवार पकड़ता था वो फायर एलिमेंट का था, जो खाने की चीज पकड़ता था वो वाटर एलिमेंट का था, और जो किताब पकड़ता था वो एयर एलिमेंट का था। तो यहां से फिगर आउट हो जाता था ये कर्म योगी है, ये ज्ञान योगी है, ये भक्ति योगी। तो वहां से फिगरिंग आउट हो जाता था, बट दैट रिचुअल हैज फेडेड अवे, थोड़ा सा अवेयरनेस के कारण या किसी ने कभी, मगर था सबके यहाँ ये रिचुअल पहले होता था, उसको 3 चीजें पकड़ाने को दी जाती थी। और मेरी डॉटर ने पेन और पेपर पकड़ा था, एंड आई फाइंड, अभी वो 1.5 साल की है, बट आई कैन सी द ट्रेड्स ऑफ एयर इन हर। एक बार ये जब एक्सपेरिमेंट हो गया तो आई एम वेरीफाइड कि हाँ सही उसने पकड़ा है, वी कैन वेरीफाई विद दैट। तो जिनके होने वाले हैं फ्यूचर में, आप ये रिचुअल करके फिगर आउट कर सकते हो कि आपके बच्चे का एलिमेंट क्या है। जिनके 10-10 साल के उनको फिजिकल फीचर एंड वी हैव टू आस्क देम क्वेश्चंस, उनको रिकॉग्नाइज करने में इट टेक्स टाइम, बट इट्स एन आर्ट थोड़ा सा। मतलब अगर मैं कहूँ कि ये सेट नियम है ऐसे पता चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उनकी नाड़ी देखनी पड़ती है, आई हैव टू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस, तो फिगर आउट हो जाता है इसकी एक्चुअल प्रकृति क्या है। ये शेर है, ये हिरन है, ये हाथी है, ठीक है, फिगर आउट हो जाता है। तो अगर इसके हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाए, उनकी प्रकृति को एनहांस किया जाए, इफ लाइक, तो विल इट लाइक, जैसे मैं अगर सही बताऊं तो वाटर एलिमेंट वाले जितने होते हैं सबकी मैथ्स वीक होती है, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। जितने भी वाटर एलिमेंट वाले हैं, आई फाइंड देम कि उनकी मैथ्स बहुत वीक है, ठीक है। तो दिस इज सर्टेन ऑब्जर्वेशन व्हिच आई एम थिंकिंग, बट अभी अपना एजुकेशन सिस्टम ऐसा हुआ नहीं है व्हिच इज रेडी टू एक्सेप्ट दिस, एंड जैसा चल रहा है अभी चलने देते हैं। लेट्स इस सिस्टम के साथ साथ व्हाट वी कैन ऐड, उसमें सोचा जा सकता है। कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, ओम क्या होता है, और अलग अलग लोग अलग ढंग से उच्चारण करते हैं इसका, तो इसका सही उच्चारण होता क्या है? परफेक्ट। देखिए, जो ओम की जो हम लोग जो इतनी प्राथमिकता दी गई है ओम शब्द को, ओम शब्द की बात प्राथमिकता ये है, उसको बोला जाता है कि वो यूनिवर्सल वॉइस है,
हाँ यूनिवर्सल साउंड है, उसको ओम बोला गया, इसीलिए बहुत प्राथमिकता दी गई है अपने ग्रंथों में। अगर मैं बोलूँ तो ओम की वो ध्वनि है जिसको अनहद नाद से रिलेट किया जाता है। अब अनहद नाद क्या होता है? कभी कभी आप लोग ने ऑब्जर्व किया होगा कि आप लोग कभी ग्रीनरी एरिया में गए हैं एंड आपको एक सर्टेन साउंड सुनाई पड़ेगी, और फिर चली जाएगी। ये जो साउंड है वो यूनिवर्सली हर जगह आती है, और इस साउंड को ओम से रिकॉग्नाइज करा जाता है। इसको कहा जाता है अनहद नाद। एक नाद चल रहा है जो परमानेंटली हर जगह सुनाई पड़ता है। यू जस्ट हैव टू हैव द ईयर फॉर इट। तो जब आप सुनोगे, कभी आप एक बार जाओगे तो एकदम से आवाज आएगी, और कभी कभी जहां पे देखो ना, जहां पे ज्यादा लोग नहीं है तो वहां और एविडेंटली आपको सुनाई पड़ेगी। और एक बार जब ये साउंड जब आती है तो ये यूनिवर्स को डिनोट किया जाता है। जैसे इफ आई वांट टू आस्क समथिंग फ्रॉम आशीष, आई हैव टू ऐड दिस वर्ड ना आशीष, तो ऐसे ही यूनिवर्स की कॉलिंग होती है। ओम ऐड करा तो यूनिवर्स को वी आर गिविंग कि भाई ये चीज होनी चाहिए, या ये चीज वी आर आस्किंग फॉर इट। अब क्या होता है ओम का उच्चारण, इट्स, अगर मैं बोलूं तो ओम सब बड़ा आजकल बोलचाल में ही ऐसे आ गया है, बट ओम का उच्चारण इज टोटली डिफरेंट, एंड ओम का उच्चारण कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड। उसको अगर कहूं कि बोला जाता है तो ऐसा नहीं है। ओम का अगर मैं बोलूं तो इट इज अ वाइब्रेशन विच यू शुड फील हियर। अपनी बॉडी को वैदिक पर्सपेक्टिव में मंदिर माना गया है, ठीक है? तो जब ओम बोले तो यहां पे वाइब्रेशन फील होनी चाहिए। अगर ओम का सही उच्चारण सुनना है तो जो पुराने मंदिर है और वहां जो 100 साल के ऊपर जो एक घंटा लगा होता है ना, आप जब उसको बजाओगे तो वो एक्चुअल उच्चारण निकालता है। और अगर मैं बोलूं, अगर आप लोग 3 बार ओम का उच्चारण भी कर देंगे तो पता चलेगा कि आपका ध्यान लग गया। ध्यान का ऐसा नहीं है कि भैया बैठे साधना में बैठे, पूरी हड्डी सीधी करी, फिर बैठ के 40 मिनट तक बैठे हुए, क्या कुछ हो तो रहा नहीं है, क्या का मतलब है ना। अगर मैं बोलूं कि 3 बार भी आप अगर ओम बोल देते हैं तो आपका मेडिटेटिव स्टेट में आ सकते हैं ऐसे। बड़ा सिंपल है, ठीक है? आप सांस भरिए और एक सर्टेन पॉइंट के बाद आपको मुंह बंद करना होता है, एंड जो एनर्जी है, वाइब्रेशन है, यहां जाएगी। जैसे आपने सांस ली, मैं एक बार कर देता हूँ, फिर आप लोग एक बार करके देखिएगा, अपना अनुभव बताइएगा। जैसे सांस ली आपने, ये है एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन। यू हैव टू क्लोज योर माउथ। हाफ वे में माउथ को बंद करिए एंड फील द वाइब्रेशन हियर। सब लोग आराम से सांस लीजिए, करिए एक बार फील करिए। एक्चुअली एक्सपीरियंस है ओम का, इट्स नॉट जस्ट द वर्ड। Again. Again. यही है ध्यान। सारे विचार रुके। ये वाइब्रेशन फील हुई किसी को? हाँ। यहाँ सेंटर पॉइंट में, यहाँ से यहाँ पे वाइब्रेशन आई। दिस इज द पावर ऑफ ओम। आप एक मोमेंट में यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हो। यू डोंट हैव टू कि भाई बैठे हैं, आसन लगाया, म्यूजिक ऑन करी, ध्यान लगाया, आंखें बंद, आंसू बह रहे हैं और ध्यान लगाया, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। जबकि उच्चारण पहले भी किया है, मैं अभी भी मैंने वो फील किया, मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैकआउट हो गया। यस, वो है भी एक्चुअली एक्सपीरियंस। जब आप इसमें और जाओगे तो एक्चुअली एक्सपीरियंस ब्लैकनेस ही है वहां। हल्की सी वाइब्रेशन यहाँ पे फील हुई सबको कि नहीं? अंदर पार्ट में दिन में 3 बार भी कर लेंगे, इट इज इंस्टेंटली यू कैन गेट कनेक्टेड टू यूनिवर्सल एनर्जी। यूनिवर्सल एनर्जी के कनेक्ट होने के अलग एडवांटेज है, उसमें कभी और डिटेल में जाएंगे हम। कुछ पूछना है कि ऑडियंस में? मुझे एक्चुअली इसी का